एक बहुत बड़ा झूठ जो भगवान बुद्ध के बारे में बड़ी ही चालाकी से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज के लिए अपने पत्नी और बच्चों को अपने राजपाट को छोड़ करके रात के अंधेरे में घर छोड़ दिया था, या यूँ कहें कि रात के अंधेरे में घर से भाग गए थे। यह बात पूरी तरह से सरासर गलत है। साथ में एक गलत प्रचार यह भी होता है कि वो एक राजा के बेटे थे जो अपने महल से जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी जो बीमार होता है वो दिखाई पड़ता है। उसे देखकर मंत्री से सवाल पूछते हैं कि यह कौन है और इसकी ऐसी हालत क्यों है। मंत्री कहता है कि यह बूढ़ा आदमी है और बीमार हो चुका है, यह हो सकता है कि जल्दी ही मर जाएगा। यह बात सुन करके भगवान बुद्ध बड़े विचलित होते हैं और उसी समय रात को अंधेरे में अपने घर, परिवार और बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं। और जब घर छोड़ के जाते हैं तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह पूरी बात गलत है। और पहली बात, वो कोई राजा के बेटे नहीं होते हैं, और दूसरी बात है यह कि रात के अंधेरे में घर छोड़ करके नहीं गए थे। सही बात क्या है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उस समय शाक्यों का संघ होता था जिसमें 20 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले नव युवक को शाक्य संघ में सदस्य बनना होता था और शाक्य संघ का दीक्षा लेकर उनके हिसाब से शाक्य संघ के अधिकारों की रक्षा करना होता था। नियम के हिसाब से सिद्धार्थ गौतम ने 20 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया। उसके बाद शाक्य संघ का सदस्यता लिया था। उस समय शाक्य संघ की बैठक और सभाएं जिस जगह पर होती थी उसे संथागार कहते थे। ये संथागार शब्द आजकल संस्था के रूप में उपयोग में लाया जाता है। शाक्यों में एक नियम था कि जो कोई भी 20 वर्ष की उम्र पूरा करके संघ का सदस्य बनेगा उसके लिए सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित होता है जिसमें कुल सदस्यों का सहमति लेना जरूरी होता था। इस प्रकार जब सिद्धार्थ गौतम को संघ का सदस्य बनाया जा रहा था तब शाक्यों के सेनापति के 3 बार पूछने पर कि क्या सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाने पर किसी को कोई आपत्ति है, तब किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। तब जाकर सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ का सदस्य बने थे। शाक्यों में यह भी नियम था कि यदि कोई भी प्रस्ताव 3 बार पास नहीं होता है तो वह काम पूरा नहीं किया जा सकता है। जब सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण करी तब शाक्यों के पुरोहित ने पूछा, सिद्धार्थ क्या आप संघ के सदस्यों का कर्तव्य जानते हैं? तब सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे खेद है, मैं अपने कर्तव्यों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे जानना चाहता हूँ। तब पुरोहित ने कहा कि संघ के लिए 4 मुख्य कर्तव्य हैं जो सदस्य को हर हालत में पूरा करना होता है। पहला कर्तव्य है, आपको तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। दूसरा कर्तव्य है, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा कर्तव्य है, आपको बिना किसी डर या पक्षपात के किसी भी शाक्य के गुण और दोष को खुलकर कहना होगा। चौथा कर्तव्य यह है, यदि आप पर कभी भी कोई दोष लगाया जाए तब आपको क्रोध नहीं करना है और अपना दोष स्वीकार करना पड़ेगा और निर्दोष होने की स्थिति में वैसा ही करना होगा। इसके आगे फिर पुरोहित ने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि इन 4 गलतियों के करने पर आप संघ की सदस्यता से हटा दिए जाएंगे। पहली गलती, व्यभिचार करने पर। दूसरी गलती, किसी की हत्या करने पर। तीसरी गलती, चोरी करने पर। और चौथी गलती, झूठी बात करने पर। इन 4 कामों को करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह जाएंगे। इन सभी बातों को सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने संघ से वादा किया कि वो हर हालत में इस सभी नियमों का पालन करेंगे।
सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष बीत गए थे। शाक्यों से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। इन दोनों राज्यों के बीच में रोहिणी नदी बहती थी। इसी रोहिणी नदी का पानी शाक्य और कोलीय दोनों ओर के लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए काम में लाते थे। इसी पानी को लेकर हर फसल पर दोनों पक्षों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था। यह विवाद कभी कभी बड़े झगड़े में और झगड़ा कभी कभी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाता था। जबकि शाक्य और कोलीय एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिस वर्ष सिद्धार्थ 28 वर्ष के हुए थे, उसी वर्ष शाक्य और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों में बहुत गंभीर चोटें आई। जब दोनों पक्षों के और लोगों को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने सोचा कि इस समस्या का युद्ध करके हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर शाक्यों के सेनापति ने कोलियों से युद्ध करने का निर्णय करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों को रोहिणी नदी का पानी लेने पर मारा पीटा है, जिसमें हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। इस तरह की घटना वे हमारे लोगों के साथ पहले भी कर चुके हैं। हमने अब तक बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन इस तरह अब बार बार नहीं चल सकता। इसे रोकना होगा और रोकने के लिए कोलियों के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया जाए। आप लोगों की क्या राय है? मेरा प्रस्ताव है कि युद्ध की घोषणा कर दिया जाए। जो विरोध करना चाहे वो खड़े होकर बोलें। जब इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया, तब सिद्धार्थ गौतम खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से दोनों पक्षों की दुश्मनी हमेशा के लिए हो जाएगी और सब एक दूसरे को मारने काटने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें सावधानी से इस बात का पता करना चाहिए कि वास्तव में कौन सा पक्ष दोषी है। मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे आदमियों ने भी कम गलती नहीं की है। हमारे लोगों ने भी उनके साथ ज्यादती किया है। यदि यह सही है तो हम लोग निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है कि हम लोग आपस में से 2 लोगों को चुनें और कोलियों से भी कहें कि वे भी 2 लोगों को चुनें और ये चारों लोग मिलकर 5वां आदमी चुन लें। ये 5 लोग मिलकर इस झगड़े का समझदारी के साथ निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रस्ताव सुझाया था उसका सभी लोगों ने समर्थन कर दिया, लेकिन सेनापति ने इसका विरोध किया और कहा कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक यह झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के सुझाए हुए प्रस्ताव का भी विरोध हुआ है, इसलिए अब प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने जरूरी हो गए थे। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य कर दिया गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की बात का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में कोई अपना पराया नहीं होता। अपने राज्य के लिए, अधिकार के लिए अपने सगे भाइयों से भी लड़ना पड़ता है। तब सिद्धार्थ ने कहा कि जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल प्रेम और दया से ही शांत हो सकता है। तब सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे और बहुत भारी बहुमत से उसका प्रस्ताव पास हो गया। सभा उस दिन की वहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था कि युद्ध के लिए सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार किया जाए। जब संघ एकत्रित हो गया तो सेनापति ने प्रस्ताव दिया कि उसे आज्ञा दिया जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच में आने वाले
सभी शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना जरूरी है, यह घोषणा कर दिया जाए। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे लोग भी थे जिन्होंने इसके विपरीत इसके विरोध में मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, लेकिन जिन्होंने इनके विपक्ष में मत दिया था उनके लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। उनकी समस्या थी कि बहुमत के आगे सिर झुकाएं या ना झुकाएं। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक चुपचाप हैं तो वे खड़े हुए और संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है और यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम से सेनापति ने कहा कि उस शपथ को याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण किया था। यदि तुम अपने दिए गए वचन में से किसी एक का भी पालन नहीं करते हो तो तुम सभी लोगों के निंदा के पात्र बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर यह था कि निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है या नहीं। शाक्यों के हित के मुकाबले मैं सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को यह बात याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से लगातार झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान नहीं है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक कमज़ोर बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के अधिकारों को और भी घटा देगा। सेनापति गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के आगे सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाला दिए जाने की सज़ा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इनकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ समझ गए कि यदि कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का विरोध जारी रखा तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध करे, या फांसी पर लटक जाए, देश निकल जाए, या अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती करवाने के लिए राजी हो जाए। पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि युद्ध के विरोध में था। तीसरी बात तो वह मन में विचार कर ही नहीं सकता क्योंकि उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती यह बहुत दुखद स्थिति हो जाएगी। इस विकट स्थिति में उसने यही सोचा कि दूसरी वाली बात जो है, फांसी पर लटकना या देश निकल जाना, ही सही रहेगा। उसके अनुसार उसने संघ को संबोधित किया और कहा कि कृपया मेरे परिवार को दंडित नहीं करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कोई कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त ना करें, उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें या चाहें तो मुझे देश निकाल दें, आप जो चाहें दंड दे सकते हैं। मैं खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। तब सेनापति ने बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छा से
मृत्यु या देश निकालने का चाहोगे तो भी कौशल नरेश को इस बात का पता लग ही जाएगा और वह यह जान जाएगा कि यह संघ ने ही दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय बता सकता हूँ और वह उपाय है कि मैं परिव्राजक बन जाता हूँ और देश के बाहर चला जाता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह अच्छा सुझाव है, लेकिन यह सही तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसमें संदेह है। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की आज्ञा लिए तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह भरसक आज्ञा लेने का प्रयास करेगा और यदि आज्ञा नहीं भी मिलता है तो भी मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस निकट समस्या का सबसे बड़ा हल है और संघ ने इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि सिद्धार्थ परिव्राजक बन करके देश से निकल जाएं। इस प्रकार शाक्य संघ का दूसरे दिन की सभा का दुखांत अंत हुआ। उसी समय एक नौजवान खड़ा हुआ और सभा के सामने यह बात रखी कि अब जब सिद्धार्थ गौतम देश छोड़कर चले जाएंगे तो फिर भी क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया जाए? मैं चाहता हूं कि संघ फिर से इस बात पर गंभीरता से विचार कर ले। कुछ भी हो, लेकिन कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता तो लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश को छोड़ा है क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के घर छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बीच में कुछ समय यूं ही गुजार देना चाहिए, नहीं तो कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा और समझ जाएगा कि संघ ने ही सिद्धार्थ को गृह त्याग का आदेश दिया होगा। संघ को लगा कि निश्चय ही यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और नीति और नियम के विचार से यह बात मान लिया गया कि सिद्धार्थ गौतम के घर छोड़ जाने के बाद ही युद्ध पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखांत सभा समाप्त हुआ और अल्पमत में भी जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं था, उन लोगों ने एक संतोष का सांस लिया कि युद्ध जैसी अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह हम लोग पार हो गए। अब जब सिद्धार्थ गौतम अपने घर वापस जाते हैं, उनके पहुंचने से पहले ही शाक्य संघ में जो भी बात हुआ था उसकी सूचना उनके परिवार के सदस्यों के पास पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे कि तुम्हें अपने ही परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा, मैं भी नहीं जानता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य लोग शांति के समर्थक बन जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने किसी न किसी तरह से स्थिति को खतरनाक होने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड मुझे मिला मैंने अपने सिर पर ले लिया। तब सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन ने कहा कि तुमने यह भी नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, इसी कारण से तो मैंने प्रव्रज्या लेना स्वीकार किया है। जरा सोचिए तो सही, यदि शाक्यों ने हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया होता तो क्या होता। तब शुद्धोधन ने कहा कि तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे, क्यों न हम सभी परिवार के लोग तुम्हारे साथ ही इस शाक्य जनपद को छोड़कर बाहर क्यों न चले जाएं। तभी रोती हुई प्रजापति गौतमी भी आई और बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। तब सिद्धार्थ ने सांत्वना दिया कि माँ, जरा तुम सोचो
कि यदि मैं युद्ध भूमि में जाकर मारा जाऊं तो तुम क्या करती? तो क्या तुम इसी प्रकार दुखी होती हुई रोती? तब गौतमी ने कहा, नहीं, तब मैं नहीं रोती, क्योंकि तुम युद्ध में एक लड़ाकू की तरह मारे जाते, लेकिन तुम तो जंगली जानवरों के बीच में रहने जा रहे हो। हम यह सोचकर कैसे शांत रह सकते हैं कि वहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं भी ये कहती हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तब सिद्धार्थ ने कहा कि मैं आप लोगों को साथ में कैसे लेके जा सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है, मेरा बेटा राहुल का भी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ पाओगी? फिर भी माता गौतमी को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश के अधीनता में रहने चले जाते हैं। तब सिद्धार्थ ने आपत्ति किया और कहा, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं कहेंगे? और मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा और ना ही कोई ऐसा काम करूँगा जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रव्रज्ञा का यथार्थ कारण मालूम हो सके। और इतना बात कह कर के वो यशोधरा के कमरे में जाते हैं और जब यशोधरा के नज़दीक पहुंचते हैं तो यशोधरा के सामने सिद्धार्थ के मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल पाता। वह यह भी नहीं समझ पाते हैं कि यशोधरा से क्या कहें और कैसे कहें। जब यशोधरा ने देखा कि सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब उसने मौन भंग किया और बोला, कपिलवस्तु में शाक्य की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं जान चुकी हूँ। तब सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरा प्रव्रजित होने का निश्चय कैसा लगा है? सिद्धार्थ ये सोचते थे कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यशोधरा ने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में कर रखा था और उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं क्या कर सकती थी? निश्चय ही मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन मिल जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवर्जित हो जाती हूँ। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका एक ही कारण है कि अपना बेटा राहुल अभी छोटा है और उसका देखभाल पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता नहीं करना है। मैं जब तक जीऊँगी तब तक उनकी देखभाल करूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ, अपने प्रिय रिश्तेदारों को छोड़ छाड़कर जो तुम प्रवर्जित होने जा रहे हो, तुम किसी एक ऐसे नए पथ का आविष्कार करो कि जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ को बहुत शक्ति मिली और उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वो इसके पहले कभी नहीं जानते थे कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदार सैया थी। आज ही उसे पता लगा था कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को अलग अलग कर दिया। तब सिद्धार्थ ने राहुल को लाने को कहा और राहुल के आने पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि देखकर वह वहाँ से विदा हो गए। और इस प्रकार सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, जिसके बारे में बहुत सारी मिथक कहानियाँ लोग सुनाते हैं ताकि भगवान बुद्ध और उनके धम्म का सही और सटीक इतिहास किसी को पता न लगे। आगे मैं और भी बहुत जानकारियाँ भगवान बुद्ध और उनके धम्म के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत।